गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद राहुल 247 पर। यदि आप भी सीटेट का आवेदन किए हैं और पेपर 1 का और भाषा 2 में हिंदी लिए हैं तो देखिए जुलाई 2024 में भाषा 2 में हिंदी किस तरह से पूछा गया था, इसका सॉल्यूशन देखिए और इसी के आधार पे आप अपनी तैयारी जारी रखिए। आपका रिजल्ट निश्चित हो जाएगा। और आप अन्य विषय या मेरे आप लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रतिदिन 8 PM यानी रात 8 बजे से 9 बजे तक लाइव क्लास होता है इस चैनल के माध्यम से, बिल्कुल यूनिक तरीके से, जो आपको बड़े बड़े चैनलों पे नहीं मिलेगा वो मैं इस चैनल पे आपको देने वाला हूँ। गद्यांश आप देख लेंगे, उसके बाद पद्यांश, तब CDP। तो गद्यांश आप एक बार पढ़ लेंगे, बिना पढ़े भी आप कुछ प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, जैसे व्याकरणिक प्रश्न और कुछ अपने विवेक के आधार पर। पर्यावरण समस्या है, क्या केवल एक किसी खास देश के लिए पर्यावरण होता है? एशिया की, संसार की, यूरोपीय देशों की या भारत की? तो आप कह देंगे पर्यावरण तो पूरे संसार के लिए समस्या है। और इसमें पढ़ेंगे तब भी आपको पता चलेगा कि ये संसार की बात कर रहा है। तो पर्यावरण पूरे संसार के लिए समस्या है। गद्यांश आप पढ़ लेंगे। एक बार क्या करेंगे एग्जाम में जब बैठेंगे कि एक बार सरसरी निगाहों से इस गद्यांश को आप पढ़ लेंगे, उसके बाद आप डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे और प्रश्न करेंगे। गद्यांश के अनुसार संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग का प्रभाव डैश पर पड़ता है। तो ये तो पर्यावरण संबंधित प्रश्न हो गया। मौसम एवं खेती पर, मौसम और आंकड़ों पर, आंकड़ा कहाँ से आ जाएगा इसमें? तो मौसम और खेती पर। बचपन शब्द है, तो बचपन शब्द है भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बचपन को आप देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। गद्यांश के अनुसार चिंता का विषय है, तो चिंता का क्या गद्यांश के अनुसार? तो पर्यावरण के प्रति चेतना की कमी। लोगों में पर्यावरण के प्रति चेतना की कमी होगी तो जैसे आपको फिलहाल में कोरोना देखने को मिला था, ठीक इससे भी भयानक स्थिति होने वाली है हमारे पूरे विश्व में। अगला प्रश्न है 125। ग्लेशियर शब्द है आगत, तत्सम, देशज, तद्भव। तो ये आगत शब्द है। गद्यांश के अनुसार पर्यावरण संरक्षण का सबसे उपयुक्त उपाय है। तो सबसे उपयुक्त आप गद्यांश पढ़ेंगे तो देखेंगे कि आवश्यकताओं में कमी करना, आवश्यकताओं जो चीज़ आपकी भूमि अपरदन की रोकथाम करना, वृक्षारोपण करना, रहन सहन के स्तर में वृद्धि करना। तो गद्यांश के अनुसार पर्यावरण संरक्षण का सबसे उपयुक्त उपाय हो जाएगा आवश्यकताओं में कमी करना। जो चाहिए केवल उसकी भरपूर पूर्ति के लिए भविष्य को बिना ध्यान में रखते हुए आप अंधाधुंध किसी चीज़ का प्रयोग न करें। उदारीकरण के कारण है 127 का सही जवाब हो जाएगा अनावश्यक वस्तुओं के उपभोग में वृद्धि हुई है, उदारीकरण का कारण है। वैश्विक में मूल शब्द तथा प्रत्यय है वैश्विक, तो इक प्रत्यय कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? 128 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, वैश्विक जो है तो ये ऑप्शन 2। आप कहेंगे ये तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, विश्व जोर इक वैश्विक हो जाएगा। चलिए अगला गद्यांश देखते हैं। कभी कभी दो गद्यांश ही पूछ लेता है, तो कभी कभी गद्यांश और पद्यांश पूछता है। यदि आप भाषा 2 लिए हुए हैं, 2 में हिंदी, तो आपको देखने को मिल रहा है कि दोनों गद्यांश ही पूछ लिया है। फिर आप एक बार गद्यांश को पढ़ लेंगे और तब प्रश्नों का जवाब देंगे। निम्न में विशेषण है जीवंत, सम्मान, वरदान, जीवंतता। तो 129 का सही जवाब हो जाएगा जीवंत। अगला प्रश्न, जीवन में खुशी आती है। जीवन में खुशी कैसे आती है? सरलता से। सरल बन के रहिए, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। जितना लालच उतना दुख, उतनी परेशानी। समूह से विभिन्न शब्द है
तो असहज जो है, असहज समूह से भिन्न शब्द है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। गद्यांश के अनुसार अहंकार में हम केवल बाहर की तरफ देखकर जीते हैं। वाक्य का आशय है कि, तो 132 का सही जवाब हो जाएगा अहंकार हमें दिखावटी जीवन व्यतीत करने की ओर ले जाती है। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। प्रपंच से तात्पर्य है, प्रपंच से तात्पर्य हो जाएगा आडंबर। क्या हो जाएगा? आडंबर। जीवन का सम्मान कैसे किया जा सकता है? तो 134 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, जिस रूप में जीवन मिला है उसे उसी रूप में जीकर। बड़ा ऑप्शन। अब आपको जिस रूप में जीवन मिला है और आप ललायित हैं, अंबानी बनने के चक्कर में पड़े हैं, तो परेशानी का तो सामना करना ही होगा। या फिर आप चाहते हैं सीटेट पास करके बीपीएससी टीआरई पास करके शिक्षक बनना, या फिर केवीएस या एनवीएस जैसे परीक्षाओं को पास करना, तो बैठे बैठे सोए केवल सिलेबस देखने से नहीं होगा, आपको मेहनत करना होगा क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। तो जिस रूप में जैसे भी हो, जहाँ भी आप हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पढ़ने के लिए लैपटॉप चाहिए, बहुत बड़ा कमरा चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ कहा जा रहा है, जीवन का सम्मान कैसे किया जा सकता है? जिस रूप में जीवन मिला है उसे उसी रूप में जीकर। इसका मतलब ये ना कि नौकरी नहीं है तो बिना नौकरी का ही हम लोग अपना समय व्यतीत करें। खैर नौकरी ही मुद्दा नहीं है जीवन का। जीवन जीने के लिए लोग हिमालय पे एकांत जगह में भी जीते हैं। लेकिन आपका अगर लक्ष्य है, लक्ष्य आपने जो साधा है, मैं इसके पहले भाषा 1 में जिनका हिंदी है, सीडीपी और पर्यावरण का जुलाई का प्रश्न पत्र का हल करा चुका हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। जीवन का सम्मान, तो ये आप देख लिए। अगला प्रश्न, आधारित में प्रत्यय है, उपसर्ग प्रत्यय से तो प्रश्न रहेगा ही रहेगा। तो आधारित में कौन सा प्रत्यय है? तो इत प्रत्यय है। रित नहीं, इत हो जाएगा। ये ई का मतलब हुआ हर्ष ई, और त है। चलिए अगला प्रश्न, सीडीपी की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भाषिक दक्षता शिक्षार्थियों को किसके समर्थ बनाती है? 136 का ऑप्शन हो जाएगा, भले ही व्याकरणिक रूप से सही न हो पर प्रवाह के साथ बोलने की दक्षता में समर्थ बनाती है। प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक अपने शिक्षार्थियों को रंग करने और चित्रकारी करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह किस तरह से मददगार है? तो 137 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों का विकास करने में। नेक्स्ट, बच्चे भाषा प्रभावशाली तरीके से तब सीखते हैं जब उन्हें प्रोत्साहन मिले, और बच्चों को प्रोत्साहित करते रहिए, बच्चे सीखने में माहिर बनते जाएंगे। एक अध्यापिका अपनी कक्षा में समूह चर्चा और सहपाठियों में अंतः क्रियाओं को महत्व देती है। वह विद्यार्थियों की सही वर्तनी या उच्चारण में गलतियों पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देती है। वह कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रही है? तो वह रचनावादी उपागम का प्रयोग कर रही है। 140, आपने महसूस किया कि पाठ में प्रयुक्त भाषा आपके शिक्षार्थियों के लिए बहुत ही कठिन है। आप भाषा को कुछ सरल करते हैं और अपने शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु में भी कुछ परिवर्तन करते हैं। आपका यह कृत्य क्या कहलाएगा? तो आपका यह कृत्य अनुकूलन करना कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न, आज राजू विद्यालय जा रहा है, इसलिए वह बहुत खुश है। अपने परिवार का वह पहला व्यक्ति है जो विद्यालय जा रहा है। उसके परिवार में इससे पहले कोई भी नहीं, यहाँ तक कि उसके अभिभावक कभी विद्यालय नहीं गए। राजू को किस शिक्षार्थी के रूप में जानेंगे? तो इसे प्रथम पीढ़ी शिक्षार्थी के रूप में आप जानेंगे। 142 देखेंगे, अध्यापन की दुनिया में प्रवेश करने के बाद आपने अनुभव किया कि पाठ्य पुस्तक की शुरुआत में शिशु गीत और चित्र कथाएँ होती हैं और अंत में वर्णमाला होती है।
भाषा शिक्षा शास्त्र में इस प्रकार की व्यवस्था किस उपागम के अंतर्गत आएगी? तो 142 का सही जवाब हो जाएगा टॉप डाउन उपागम, ऊर्ध्व अधोगामी, यानी आपका हो जाएगा टॉप डाउन उपागम। जब भाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है बिना किसी व्यवस्थित अभ्यास के, तब इसे क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग अर्जन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 144 नंबर। निम्नलिखित में से किसका एक महत्वपूर्ण गुणधर्म है जिसमें शिक्षार्थी जोड़ों या समूह में एक साथ मिलकर समस्या समाधान पर कार्य करते हैं? तो 144 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण। प्रदूषण टॉपिक पर पाठ्य योजना तैयार करते समय आपका पहला चरण क्या होगा? तो आपका पहला चरण होगा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यानी उद्देश्य बनाना। एक अध्यापक ने अपने शिक्षार्थियों को जल पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहा। शिक्षार्थियों ने विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में जो पढ़ा था उसके आधार पर आपस में चर्चा आरंभ की और उसके बाद अनुच्छेद लिखना शुरू किया। यह किस तरह का उदाहरण है? तो 146 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 भाषा समूचे पाठ्यक्रम में। अगला प्रश्न है आपका पालन पोषण एक ऐसे गांव में हुआ है जहां सभी लोग हिंदी बोलते थे और आपने यह भाषा बिना विद्यालय गए ही सीख ली। बाद में जब आप विद्यालय गए तो आपने अंग्रेजी, संस्कृति, हिंदी और उर्दू सीखी। अब आप अंग्रेजी भाषा प्रवाह के साथ बोलते हैं। अब आपकी प्रथम भाषा कौन सी है? तो आप बोलने के लिए ना बोलते हैं, प्रथम भाषा तो आपकी हिंदी ही मानी जाएगी ना। एक अध्यापक अपनी कक्षा में वास्तविक वस्तुएं जैसे कि छतरी, बरसाती, पेचकस आदि लाती है। वह शिक्षार्थियों से कहती है कि प्रत्येक शब्द के बारे में 2 या 3 वाक्य कहें। इस प्रकार की सामग्री को तकनीक की रूप से क्या कहा जाएगा? तो इसे वास्तविक वस्तुएं रियलिया कहा जाता है, वास्तविक वस्तुएं। सेकेंड लास्ट प्रश्न है अपनी कक्षा में काल का शिक्षण करते समय आप एक ही व्यक्ति के 2 चित्र दिखाते हैं। एक चित्र 15 वर्ष पहले का है और एक चित्र जो अभी अभी खींचा गया है। आप इन चित्रों के आधार पर उस व्यक्ति के वर्तमान और भूत, वह कैसा दिखता है, उसकी आदतें, इन पर बात आरंभ करते हैं। आप किसका प्रयोग कर रहे हैं? तो आप शिक्षण शास्त्रीय व्याकरण का प्रयोग कर रहे हैं। और आज का आखिरी प्रश्न हो जाएगा। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप चाहते हैं लाइव क्लास में जुड़ना तो प्रतिदिन 8 PM में लाइव में जुड़ेंगे और गणित, पर्यावरण, हिंदी, पेपर 1, पेपर 2, सामाजिक विज्ञान देखेंगे और सीटेट उत्तीर्ण करेंगे। वे कथन जो किसी कक्षा विशेष या पाठ्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान, कौशल और प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे अधिगम प्रतिफल कहलाते हैं। तो ये रहा जुलाई 2024 पेपर 1 का भाषा 2 जिन्होंने भी हिंदी लिया होगा उनके लिए हिंदी का प्रश्न उत्तर। ठीक इसी प्रकार से 2011 से लेकर 2024 तक पेपर 1 और पेपर 2 के प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन यूनिक तरीके से आप देखना चाहते हैं और सीटेट पास करना चाहते हैं, 120+ अंक लाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।